नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे मुख्य तौर पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो अध्याय है 3। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 3 में जो मुख्य तौर पर बताया गया है आयोग के कृत्य और शक्तियां। मतलब दोस्तों, आयोग की जो कार्य हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसके विषय में इन सभी धाराओं में अध्याय 3 में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मैं चाहूंगा दोस्तों, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि इसको समझने के बाद आप ये जान सकें कि किस प्रकार से माननीय आयोग कार्य करता है, उसको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अध्याय 3 में जैसा कि आपको बताया, आयोग के कृत्य और शक्तियां इसके संबंध में बताया गया है, जिसकी धारा 12 आयोग के कृत्य के बारे में बताती है। दोस्तों, इसमें आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात बिंदु 1 बताता है दोस्तों, स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर के किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर बिंदु 1 कहता है मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की, या बिंदु 2 ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। बिंदु बी कहता है दोस्तों, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। बिंदु सी कहता है दोस्तों, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। यानी कि दोस्तों, मुख्य तौर पर बहुत सी शक्तियां माननीय आयोग को दी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति में मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। उसके बाद दोस्तों, बिंदु डी कहता है संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। बिंदु ई कहता है दोस्तों, ऐसी बातों का जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। बिंदु एफ कहता है दोस्तों, मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। अब दोस्तों, आप मुख्य तौर पर ये देखिए कि धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत कितने बेहतरीन प्रावधान किए गए हैं। और दोस्तों, बिंदु जी कहता है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना। एच कहता है दोस्तों, एच कहता है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षापायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। और दोस्तों, बिंदु आई कहता है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। जे कहता है दोस्तों, ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बिंदु रखे गए हैं ताकि
इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। अब दोस्तों, धारा 13 क्या कहती है? जांच से संबंधित शक्तियां, जिसकी उपधारा कहती है आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी 1908 का 5 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है। अर्थात बिंदु ए कहता है दोस्तों, साक्ष्यों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। बिंदु बी कहता है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। बिंदु सी कहता है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। बिंदु डी कहता है किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या प्रतिलिपि अपेक्षित करना। बिंदु ई कहता है दोस्तों साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। बिंदु एफ कहता है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। उपधारा 2 कहती है दोस्तों आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो, और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे उपधारा 3 के बारे में। आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 की धारा 100 के उपबंधों के जहां तक वे लागू हों अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिग्रहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। उपधारा 4 कहती है दोस्तों आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता यानी 1860 का 45 की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग अपराध घटित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। और दोस्तों उपधारा 5 कहती है आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता यानी 1860 का 45 की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा, और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। दोस्तों धारा 6 कहती है जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समुचित समझता है वहां वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है अंतरित कर सकेगा। परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत
ऐसी ना हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो। और दोस्तों धारा 7 कहती है उपधारा 6 के अधीन की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्यवाही की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई है। यानी कि दोस्तों देखिए इन सभी उपधाराओं के अंदर एक बात तो तय कर दी गई है कि माननीय मानव अधिकार आयोग को अनेक शक्तियां प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे धारा 14 के बारे में, अन्वेषण। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है 14, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसमें उपधारा 1 कहती है आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। यानी कि दोस्तों इसमें माननीय आयोग को देखिए कितनी शक्ति दी गई है। इसके साथ दोस्तों धारा 2 कहती है जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए बिंदु ए कहता है किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इन बिंदुओं के द्वारा आप देखिएगा कि माननीय आयोग को इस अधिनियम ने बहुत ही शक्तियां दी हैं, समन करने की भी शक्ति दी है, हाजिर होने की भी शक्तियां दी हैं। और दोस्तों बिंदु बी कहता है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। और बिंदु सी कहता है किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा। और दोस्तों उपधारा 3 कहती है धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। दोस्तों धारा 4 कहती है जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग की ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए रिपोर्ट देगा। दोस्तों धारा 5 कहती है आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा। और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वो ठीक समझे। जी हाँ दोस्तों अब हम आपको बताएंगे धारा 15 के बारे में, आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि ऐसा कथन बिंदु ए ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए या बिंदु बी जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 16 की, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है यदि जांच के किसी अनुक्रम में बिंदु ए आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या बिंदु बी आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति युक्त अवसर देगा। परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।
तो दोस्तों देखिए, धारा 16 के अंदर एक बात तो तय है कि माननीय जो आयोग है वो यदि किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी है तो उसको भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर देगा। दोस्तों, आज हमने अध्याय 3 के बारे में आपको बताया है, जिसमें 12 से 16 तक की धाराओं का जिक्र किया गया था, जिसमें आयोग की कृत्य और शक्तियों के संबंध में आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक बहुत ही बेहतरीन अधिनियम है। इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है दोस्तों। जब तक हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक इसी शक्ति को हम पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो लीगल अवेयरनेस जो मिशन चल रहा है दोस्तों, इसमें आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है हमारा एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, हम एक लीगल अवेयरनेस मिशन को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हमारी सहायता करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें दोस्तों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और इस मिशन को पहुंचा सके। आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।